नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस वर्ष की रिपोर्ट मानव विकास और एंथ्रोपोसीन विषय पर आधारित है। एंथ्रोपोसीन यानी नव भूवैज्ञानिक युग। एंथ्रोपोसीन एक अनौपचारिक भूवैज्ञानिक काल है। ये एक ऐसे युग को वर्णित करता है जिसके अंतर्गत मनुष्य पृथ्वी ग्रह के भविष्य को आकार देने वाला एक प्रमुख कारक बन गया है। मानव विकास सूचकांक को भी मानव विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जारी किया जाता है। पारंपरिक रूप से HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास के 3 आयामों में औसत उपलब्धि की एक माप है, जिसमें शामिल है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। HDR 2020 ग्रहीय दबाव यानी प्लेनेटरी प्रेशर्स के लिए सूचकांक के समायोजन को प्रस्तुत करता है, जिसे ग्रहीय दबाव समायोजित HDI यानी प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड इंडेक्स कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी हैं, जैसे विश्व के किसी भी देश ने अभी तक ग्रह पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किए बिना बहुत अधिक मानव विकास प्राप्त नहीं किया है। कोविड-19 महामारी ने लगभग 100 मिलियन लोगों को चरम निर्धनता से ग्रसित कर दिया है। इसने संपूर्ण पीढ़ी के समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि HDI में शीर्ष 3 स्थानों पर नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। इस रिपोर्ट में भारत संबंधी भी कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे इस वर्ष भारत ने 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष ये 129वें स्थान पर था। वहीं क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI वर्ष 2018 में $6,829 से कम होकर वर्ष 2019 में $6,681 हो गई थी। भारत और कई क्षेत्रों में अंतिम से तीसरे स्थान पर है, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता, प्रतिकूल लिंगानुपात और सुभेद्य कर्मचारियों का उच्च प्रतिशत आदि। PHDI यानी प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड इंडेक्स ये देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर और मटेरियल फुटप्रिंट के अनुसार मानक HDI को समायोजित करता है। इन दोनों की गणना प्रति व्यक्ति आधार पर की जाती है। मटेरियल फुटप्रिंट यानी सामग्री की वह मात्रा जो किसी देश की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी होती है। अगली खबर भारतीय गुणवत्ता परिषद से। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों के लिए मान्यता योजना का शुभारंभ किया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई की ओर से योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना को देश में मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करके स्वच्छता रेटिंग का स्तर बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसीज भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा प्रक्रियाओं और स्वच्छता रेटिंग योजना के तहत सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करने और स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगी। वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से खाद्य आपूर्ति करने वाले खाद्य व्यवसायियों के लिए एक प्रमाणन तंत्र है। खाद्य व्यवसायों का आकलन निरीक्षण के समय दृष्टिगोचर हुई खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी स्थितियों के आधार पर किया जाता है। साथ ही उनकी स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा अनुपालन के अनुसार उन्हें 1 से 5 के बीच अंक प्रदान किया जाता है। ये होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, ढाबों, मिठाई की दुकानों, बेकरी और मांस खुदरा दुकानों जैसे खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। इस योजना का काफी महत्व होगा, क्योंकि ये योजना उपभोक्ताओं को उन खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों से संबंधित सूचित विकल्प के चयन या निर्णय लेने में सक्षम करती है, जहां उपभोक्ता खाद्य ग्रहण करने के इच्छुक होते हैं। ये खाद्य व्यवसायों को उच्च स्वच्छता मानकों को अपनाने और उपभोक्ताओं को उन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए अब जानते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में। QCI यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय उद्योग जगत के साथ संयुक्त रूप से की गई थी। ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के कई कार्य हैं, जैसे अनुपालन मूल्यांकन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन संरचना का संचालन करना, शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करना और स्वास्थ्य और गुणवत्ता का संवर्धन करना। इसके अलावा ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और उत्पाद प्रमाणन और निरीक्षण निकायों से संबंधित गुणवत्ता मानकों के अंगीकरण को भी बढ़ावा देती है।
QCI के अध्यक्ष को उद्योग जगत द्वारा सरकार को की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। इस हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की क्षमता 30 गीगावाट है। इस पार्क में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधी अवसंरचना और एक ऊर्जा भंडारण क्षेत्र भी शामिल है। ये गुजरात के कच्छ जिले के खवड़ा में भारत पाकिस्तान सीमा से संलग्न क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। इस पार्क का विस्तार 72,600 हेक्टेयर भूमि पर है। इस पार्क को विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के एकल स्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये पहल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित भारत के लक्ष्य, जो कि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट विद्युत उत्पादन है, इसको पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा ये नवीकरणीय ऊर्जा की बाधित आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम होगी। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा के निकट कच्छ में पवन चक्कियों से सीमा सुरक्षा में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक अवरोध के रूप में भी कार्य करती हैं। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी में सामान्य तौर पर 2 या अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संयोजन होता है। ये संयोजन स्थानीय लोड या ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करने के लिए परस्पर संबद्ध उचित ऊर्जा रूपांतरण तकनीक से युक्त एक कुशल प्रणाली प्रदान करता है। कई प्रकार की हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रणालियों में शामिल है बायोमास पवन ईंधन सेल, फोटोवोल्टिक सेल, जल पवन और फोटोवोल्टिक बायोमास आदि। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के कई लाभ होंगे। इससे उत्सर्जन में कमी आएगी, विद्युत का कम उपभोक्ता मूल्य आएगा, भूमि का कुशल उपयोग हो सकेगा और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। भारत वर्तमान में विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा S-400 के कारण तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंध रूसी हथियार खरीदने पर भारत और अन्य देशों के लिए चेतावनी है। अमेरिका ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करने के लिए तुर्की पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट काटसा के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के लिए ये स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी आने वाले वर्ष की शुरुआत में ही S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खेप प्राप्त करने वाला है। आइए अब जानते हैं S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में। ये रूस की चौथी पीढ़ी की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये एक स्तरित रक्षा यानी लेयर्ड डिफेंस प्रणाली के सृजन के लिए 3 प्रकार की मिसाइलों को दागने में सक्षम है। ये प्रणाली 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की परास के भीतर वायुयान, मानव रहित विमान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। काटसा को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। ये एक अमेरिकी संघीय कानून है, जिसके अंतर्गत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया यानी आसूचना क्षेत्रकों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में संलग्न व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। यदि काटसा को सख्ती से लागू किया जाता है तो ये रूस से भारत की रक्षा खरीद को प्रभावित कर सकता है। ये भारत अमेरिका संबंधों को भी प्रभावित करेगा। साथ ही भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अमेरिका की छवि को धूमिल करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। यूनेस्को ने भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट SER यानी स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 का शुभारंभ किया है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का ये संस्करण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सरकार को तकनीकी शिक्षा में सहयोग प्रदान करना है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही कौशल भारत मिशन के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कौशल विकास की घोषणा की है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक व्यापक पदावली है जो प्रौद्योगिकियों और संबंधित विज्ञानों के अध्ययन को संदर्भित करती है। साथ ही आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों से संबंधित व्यवहारिक कौशल, अभिवृत्ति, समझ और ज्ञान के अधिग्रहण को भी संबोधित करती है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का काफी महत्व है, क्योंकि ये युवा रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इससे समता और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलता है। हरित अर्थव्यवस्थाओं और संधारणीय समाजों की ओर परिवर्तन की सुविधा प्रदान की जाती है। SER 2020 की कई मुख्य विशेषताएं भी हैं,
जैसे रिपोर्ट में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग गुणवत्ता के लिए विजन को रेखांकित किया गया है, जिसे भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शामिल किया गया है। इस विजन में शैक्षणिक संस्थानों से व्यावसायिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने का आह्वान किया गया है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रदायगी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 1000 से अधिक महाविद्यालयों द्वारा विशेष स्नातक पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन का संचालन किया जा रहा है। राज्यों द्वारा संचालित लगभग 10,158 सरकारी विद्यालयों में 1.2 मिलियन से अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। हालांकि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के संवर्धन में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि छात्रों और अभिभावकों के बीच प्रचलित इस मानसिकता का सामना करना कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग निम्न स्तरीय स्थिति में है। विशेष रूप से महिलाओं को टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग तक समावेशी पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वृहद डिजिटल अंतराल को समाप्त करना भी जरूरी है। भारत में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कई अनुशंसाएं भी रिपोर्ट में की गई हैं, जैसे कि शिक्षकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना, कौशल उन्नयन, पुनः कौशल प्रदान करना और आजीवन अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं या निःशक्त जनों और वंचित शिक्षार्थियों की TVET तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की डिजिटलीकरण का व्यापक रूप से विस्तार करना और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के वित्तपोषण के नए मॉडल को अपनाना, साथ ही अंतर मंत्रालयी सहयोग के लिए एक मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करना। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। कोविड-19 महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र रद्द हुआ। संसद का सत्र वो अवधि होती है जिसके दौरान एक सदन कार्य संचालन का प्रबंधन करने के लिए निर्बाध रूप से लगभग प्रतिदिन बैठक करता है। सामान्य तौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। इन सत्रों को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। इन 3 सत्रों में है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई के बीच होता है, मॉनसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर माह में होता है और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर महीने में होता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 12वें एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन गृह। 12वें गृह आभासी सम्मेलन की थीम रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स था, यानी प्रत्यास्थ पर्यावासों का कायाकल्प। गृह किसी भी पूर्ण हो चुके निर्माण के लिए भवनों के पर्यावरणीय प्रदर्शन जैसे ऊर्जा खपत, अपशिष्ट उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना आदि पर भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। गृह रेटिंग को भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन रणनीति के एक हिस्से के रूप में अंगीकृत किया गया है। साथ ही इसे आवासों में उत्सर्जन की तीव्रता में कमी का मूल्यांकन करने के साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस रेटिंग प्रणाली को द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा विकसित किया गया है। इंटरनेट के उपयोग पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS। इस सर्वेक्षण के अनुसार 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इंटरनेट के उपयोग के संबंध में एक शहरी ग्रामीण अंतराल और लैंगिक विभाजन विद्यमान है। सर्वेक्षण के मुताबिक 62.16% पुरुषों की तुलना में औसतन केवल 42.6% महिलाओं ने ही इंटरनेट का उपयोग किया है। सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में औसतन 73.76% पुरुषों की तुलना में 56.81% महिलाओं ने ही इंटरनेट का उपयोग किया है। वहीं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 55.6% पुरुषों की तुलना में निराशाजनक रूप से मात्र 33.94% महिलाओं ने ही इंटरनेट का उपयोग किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसे वर्ष 2015 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती यानी विभा के सहयोग से आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान का उत्सव मनाना है। साथ ही उन तरीकों को भी प्रदर्शित करना है जिनसे ये ज्ञात हो सके कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी STEM कैसे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न समाधान प्रदान कर सकते हैं। विज्ञानिका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का एक महत्वपूर्ण घटक है, जहां विज्ञान संचारकर्ता रणनीतियों और अभिनव विचारों पर चर्चा करते हैं।
छठवें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को 22 से 25 दिसंबर तक आभासी यानी वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। सूक्ष्म जीवरोधी रसायन ट्राइक्लोसन। हाल ही के एक अध्ययन में ये उल्लेख किया गया है कि ट्राइक्लोसन न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचा सकता है। ट्राइक्लोसन का उपयोग उपभोक्ता उत्पादों की उपयोग योग्य अवधि यानी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए सूक्ष्मजीव रोधी रसायनों के रूप में किया जाता है। इसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और एथलेटिक्स पोशाकों से लेकर खाद्य पैकेजिंग की सामग्री तक में भी मिश्रित किया जाता है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने इसके उपयोग पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि वर्तमान में भारत में ट्राइक्लोसन आधारित उत्पादों के उपयोग पर कोई भी विनियमन उपलब्ध नहीं है। जेमिनिड उल्कापात। जेमिनिड उल्कापात प्रतिवर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान होता है। उल्का एक उल्का पिंड होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। उल्का पिंड अंतरिक्ष में मौजूद पिंड होते हैं जो धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक के आकार के होते हैं। जेमिनिड उल्काएं 3200 फैथॉन नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह के चट्टानी मलबे के छोटे टुकड़ों द्वारा निर्मित हैं। 3200 फैथॉन की खोज वर्ष 1983 में की गई थी। फैथॉन प्रति 1.4 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये किसी अन्य ज्ञात क्षुद्र ग्रह की तुलना में सूर्य के ज्यादा नजदीक पहुंचता है। मामल्लपुरम। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम तमिलनाडु राज्य में एक ऐतिहासिक नगर और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ये पल्लव साम्राज्य के अंतर्गत 7वीं शताब्दी तक प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक था और ये पल्लवों की दूसरी राजधानी भी थी। नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्ल की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है महान मल्ल योद्धा। मामल्लपुरम की स्थापत्य विरासत में तट मंदिर, गंगा अवतरण या अर्जुन का तप, पंचरथ और वराह गुफा शामिल हैं। इस्वातिनी। इसे स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस्वातिनी दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक से तथा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी हैं। भारत ने इस्वातिनी नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल अध्ययन के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम तथा भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद ICCR के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।